हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो पहला ही क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन करने वाला है। हर जगह मस्तिष्क की संरचना और कृतियों में विभेद का परिणाम होता है। विभेद करने का परिणाम होता है, ये बताना है। तनाव होता है, पिछड़ापन होता है, डिसलेक्सिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया होता है। डिसलेक्सिया शब्द का प्रयोग रुडोल्फ बॉर्लिन ने 1887 में किया। डिसलेक्सिया दो शब्दों से मिलकर बना है, डिस और लेक्सिया। लैटिन भाषा का शब्द है लेक्सिया, जिसका अर्थ है भाषा दोष विकृति से है। डिसलेक्सिया मस्तिष्क के बाई संक पाली की क्षति से उत्पन्न होता है। इसमें लक्षण होते हैं शब्दों को पहचान ना पाना, धारा प्रवाह में दिक्कत होना, पढ़ न पाना, ध्वनि में अंतर नहीं कर पाना, हस्त कौशल को कमजोर होना, पेशी समन्वय का न होना, शर्ट के बटन न बंद कर पाना, जूते का सोल न बांध पाना, शब्दों को उल्टा पढ़ना आदि डिसलेक्सिया के लक्षण है। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि खल जगह है, साधारणतः उनमें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। 70 से कम वाले, 70 से ऊपर वाले, 80 से 100 के बीच वाले, या इनमें से कोई नहीं। तो 70 से कम वाले होते हैं, उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसिता की श्रेणी में रखते हैं। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। खाली जगह बच्चों के अमूर्त मान प्रतियों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, वे अमूर्त मान प्रतियों को ग्रहण करने की योग्यता होती है इन ऑप्शनों के अनुसार। और प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं देख लेते हैं। ये जन्मजात प्रतिभाशाली बालक जन्मजात होते हैं, न कि अर्जित होते हैं। बुद्धि लब्धि 140 प्लस होती है, ये बार बार क्वेश्चन आता है। इनमें मानसिक योग्यताएं उच्च स्तर की होती हैं। जिज्ञासा, समस्या समाधान, विषय का गहन अध्ययन, अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान उच्च होता है। तार्किक योग्यता होती है, अमूर्त चिंतन होता है, सामान्यीकरण होता है, अधिगम स्थानांतरण, अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है, विभेदन की योग्यता होती है। इसका इनका विशाल शब्दकोश होता है। अध्ययन में अद्वितीय सफलता, विशेष योग्यता होती है। नेतृत्व की क्षमता, निर्णय की क्षमता अधिक पाई जाती है। उत्तरदायित्व की योग्यता, उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं, कठिन विषयों में रुचि रखते हैं, अवधान की योग्यता पाई जाती है। भाषा कौशल में दक्ष होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों में अमूर्त चिंतन पाया जाता है, जबकि मूर्त चिंतन केवल पिछड़े बालकों और मंदबुद्धि बालकों करते हैं। सामान्य अध्ययन में रुचि रखते हैं। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता या व्यक्तिगत विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें रक्षात्मक यांत्रिकता भी कहते हैं। रक्षा तंत्र दबाव को निपटाने में बहुत सहायता करता है, बजाय हिंसा के, थकान से, अजनबियों से। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व की रक्षा कवच के रूप में प्रेक्षेपण विधियों के प्रयोग सबसे पहले प्रयोग किए। प्रेक्षेपण का अर्थ है फेंकना। इनके द्वारा अचेतन मन में दबी हुई लगाया जाता है, दबाव लगाया जाता है, और दमित इच्छाओं को पता लगाया जाता है। दबाव में किसी मांग के प्रति शरीर की अनुक्रिया, जैसे ध्यान केंद्रित न कर पाना, स्मृति ह्रास, गलत निर्णय लेना, आकुलता, भय, निंद्रा से समस्या। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने का अवसर नहीं मिलना, रहने के स्वस्थ परिवेश, रहने के लिए विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो रहने के लिए स्वस्थ परिवेश नहीं है, बाकी सभी है। आगे देखते हैं। शिक्षार्थी प्रक्रिया में शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है, मध्यस्थ चर है, इनमें से कोई नहीं है। तो विद्यार्थी आश्रित चर है। इसके 3 चर होते हैं। स्वतंत्र चर शिक्षक है, आश्रित चर विद्यार्थी है, और मध्यस्थ चर या आश्रित चर शिक्षण विद्या पाठ्यक्रम व्यू रचनाएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। निर्माणात्मक भी होता है, योगात्मक भी नहीं होता है, और सीसी ही भी होता है। और ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मूल्यांकन के प्रकार, नियोजनात्मक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जांच करना। जो पहले का ज्ञान है उसकी जांच करना, उसके नए ज्ञान का के साथ संबंध स्थापित करना, उनकी मान्यता के पूरा पुराने ज्ञान की पृष्ठभूमि पर ही नए ज्ञान का विकास होता है। निदानात्मक या उपचारात्मक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगम प्रक्रिया में आने वाली बाधा, कठिनाई, समस्या या कमजोरी का पता लगाना, कारणों की खोज करना, निवारण का उपयोग खोजना। निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। इन परीक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना होता है। शिक्षण के दौरान शिक्षक अधिगम स्तर की जांच करने के लिए इसका सहारा लेता है। बाद में योगात्मक या संकल्पात्मक मूल्यांकन, इसे अंतिम मूल्यांकन भी कहा जाता है। इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य टर्म या सेमेस्टर या सत्र पूर्ण के बाद संपूर्ण मूल्यांकन करना, पूरे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना,
इसका आयोजन कर अंक तालिका प्रदान करना होता है। एनसीएफ बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके सीखने पर, रटने पर, अधिगम, समस्या हल करने पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करके सीखने पर एनसीएफ 2005 बल देता है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। तो शिक्षण अनुभव नहीं है, अधिगम अनुभव है, शैक्षिक उद्देश्य है, मूल्यांकन भी है। क्रियात्मक अनुदेशन अनुसंधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उनका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और इसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। ये गलत है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे। तो 45 घंटे प्रति सप्ताह है। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है हर जगह की आयु पर। 7 वर्ष की, 11 वर्ष की, 9 वर्ष की, 6 वर्ष की। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष की अवस्था पर। ये मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। इसका कार्यकाल 7 से 11 वर्ष तक होता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी है विकास का क्षेत्र, उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन आ रखे हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा? वुडवर्थ ने, रोस ने, एनास्टीसी ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये जेएस रोस ने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोस ने कहा। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है, समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा, वंशानुक्रम का कोई नियम नहीं है। ये डिटेल आप देख सकते हो पीडीएफ में, यह वीडियो रोक के। खाली जगह की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। 3 या 4 वर्ष तक, 6 से 7 वर्ष तक, 8 से 9 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो 8 से 9 वर्ष तक। आमतौर पर 8 से 9 वर्ष की अवस्था में बच्चे दृष्टि और इंद्रिय सुनने और देखने की क्षमता काफी हद तक विकसित हो जाती है। दृष्टि 8 से 9 की उम्र में बच्चे दृष्टि लगभग पूरी तरह विकसित हो जाती है, जिससे वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, रंगों को पहचान सकते हैं। इस अवस्था में बालक में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो उत्तर बाल्यावस्था में घूमने की प्रवृत्ति और नई खोज करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है जिज्ञासा होने के कारण। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित अभिप्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि, विश्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरस्कार, अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण है। अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावनात्मक जागृति द्वारा, दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये भावनात्मक जागृति द्वारा होती है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक आंतरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। भावनात्मक अभिप्रेरणा का प्रारंभ आवश्यकता से होता है। अभिप्रेरणा लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा रुचि व ध्यान केंद्रित प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा एक चयनात्मक प्रक्रिया और क्रम अनुसार होती है। अभिप्रेरणा साध्य न होकर एक साधन है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। अभिप्रेरणा की गति प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। अभिप्रेरणा मूर्त अमूर्त संप्रत्यय है। अभिप्रेरणा में निरंतरता पाई जाती है, लगातार पाई जाती है, अर्थात परिस्थिति कैसी भी हो रुकना नहीं है। अभिप्रेरणा जन्मजात अर्जित दोनों प्रकार की होती है। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का खाली जगह पहलू है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो ये ज्ञानात्मक कॉग्निटिव पहलू है रोस के अनुसार। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। परंपरागत, पारंपरिक अनुकूलन, मनोवैज्ञानिक, वातावरण या मनोदैहिक। तो पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है संकेत अधिगम साइन सिग्नल लर्निंग के अंदर। व्यक्तिगत विभेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर पर, अभिवर्ती में, गतिवाही योग्यता में, उपयुक्त सभी में। तो सभी में ही पाए जाते हैं व्यक्तिगत विभेद। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार होते हैं। एक तो अंत्य व्यक्ति, हम स्वयं अपने आप से अलग कैसे, अर्थात स्वयं के साथ विभिन्नता। अंतर व्यक्ति दूसरों के साथ विभिन्नता कैसी। और व्यक्तिगत विभिन्नता के अन्य प्रकार हैं शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, भाषात्मक विभिन्नता, नैतिक व चारित्रिक विभिन्नता, गामक विभिन्नता, उपलब्धि विभिन्नता, लिंग विभिन्नता, सीखने की दर में विभिन्नता, मनोवैज्ञानिक विभिन्नता, विचारों की विभिन्नता। चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है पूर्व अनुमान, भाषा, तर्क, समस्या।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या होगी तभी चिंतन प्रारंभ होगा। और चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, यह ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया, बिन्ने ने, रीड ने, टर्मन ने, कैटल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्मन ने विकसित किया बुद्धि लब्धि। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने है और मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैटल ने किया। बुद्धि आईक्यू बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम विचार विलियम स्टर्न ने दिया और वर्तमान सूत्र 1916 में टर्मन ने दिया, जो ma/ca/100 है। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है। गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानवीय दृष्टिकोण, प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो इसे सतही दृष्टिकोण सरफेस व्यूज कहते हैं। सतही दृष्टिकोण वे गुण जो तुरंत प्रकट हो जाते हैं, सत्यनिष्ठा, परोपकारिता, दयालुता, प्रसन्नता इत्यादि, ये सतही गुण है, कैटल ने बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण। तो स्वस्थ वातावरण, हेल्दी वातावरण पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता है। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया मन ने, सेल्डन ने, हिपोक्रेटस ने, कैटल ने। तो हिपोक्रेटस ने व्यक्तित्व का पहला वर्गीकरण प्रस्तावित किया था। इन्होंने 4 प्रकार बताए थे, फ्लेगमेटिक, कोलेरिक, मेलनकोलिक और सैंग्विन। सामान्य एवं विशिष्ट कारक सिद्धांत प्रतिपादन किया अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने, थ्रस्टर ने। तो ये स्पीयरमैन ने एस और जी कारक प्रस्तावित किया था या प्रतिपादित किया था। प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता। तो उपलब्धि अधिक होती है, अचीवमेंट। प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अन्य प्रेरकों की तुलना में उपलब्धि प्रेरक अपेक्षाकृत अधिक प्रबल होता है। तो ये थे 30 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी।